इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन के जो अदर स्टेप्स थे वो पढ़े। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, उसके बाद हमने देखा क्रैब्स साइकिल के बाद अभी ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम ये देखेंगे, इसको ETC भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है चेन वाइज, स्टेप बाय स्टेप ही क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा, फर्स्ट स्टेप में देखा, तो इसमें सबसे पहले क्या देखा कि ग्लूकोज चेंज हो रहा है आपका पायरूवेट में। उसके बाद पायरूवेट से फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है ये आपका चेंज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने जो प्रोसेस देखा उसमें देखा कि सब में क्या है, ATP और आपके NADH2 और FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम जैसे फर्स्ट स्टेप से ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक प्रोसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस हो कहाँ रहे हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका पावर हाउस रहता है। तो पावर हाउस में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, वो आपको होता है ATP के फॉर्म में। तो हमने जैसे कि देखा, इससे पहले जो साइकिल डिस्कस किया हमने, जो लास्ट वीडियोज़ में हमने साइकिल डिस्कस किया वो था आपका ये क्रैब्स साइकिल में हमने देखा कि NADH2, FADH2 और GTP का फॉर्मेशन हुआ, ये एनर्जी के फॉर्म में, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। इसको अब हमको क्या करना है, ATP में चेंज करना है। अब ये जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ये यहाँ जो फॉर्म हुआ है वो आपका चेंज होगा। ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और इसमें भी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ क्रैब्स साइकिल में, अब वो चेंज होगा। अब वो जाएगा आपका सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम जो एनर्जी जैसे बोल रहे हैं, इसमें क्या है आपका NADH2 और या NADH और FADH2 में जो एनर्जी प्रोड्यूस, पहले तो वो फॉर्म हुआ, NADH2 फॉर्म हुआ, FADH2 फॉर्म हुआ। तो अब इसमें क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, टूट के फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और जब भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तब ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। यही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा और यही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होके ये क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट होंगे। हमको यही स्टडी करना कि कैसे ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं वो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेनली जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है। तो हमने जो बाकी स्टडीज़ किया वो देखा कि पहले देखा कि ग्लाइकोलिसिस, फिर देखा क्रैब्स साइकिल जो कि मैट्रिक्स में परफॉर्म हो रहा था। अब ये क्या है आपका, जो मैट्रिक्स में परफॉर्म हुआ, यहाँ पर ये एनर्जीज प्रोड्यूस हुए। तो एनर्जीज प्रोड्यूस हुए, अब ये एनर्जीज क्या बोल रहे हैं हमको इसको ATP में चेंज करना है या एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें देखना है कि ATP में कैसे चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है 4 कॉम्प्लेक्सेस से, ये 4 कॉम्प्लेक्स क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड लास्ट जो रहता है वो है आपका कॉम्प्लेक्स 4। तो हम इसको देखना, अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सबसे पहले तो क्या रहते हैं आपके, 4 टाइप के साइटोक्रोम रहते हैं, 4 साइटोक्रोम B रहते हैं, साइटोक्रोम C रहता है, यूबिक्विनिन रहता है ना, फ्लेवोप्रोटीन रहता है, FMN रहता है या FAD रहता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 रहते हैं। ये सभी के आपके कंपोनेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनर मेम्ब्रेन में ये सब ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होते हैं, ये सब कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब ये साइकिल चलेगा तब सबसे पहले क्या है आपका, क्रैब्स साइकिल में 2 टाइप के रिलीज होते हैं जैसे हमको बताया, NADH2 और FADH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब ये NADH2 टूटेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तब ये क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होगा वो सबसे पहले कि एंटर करेगा आपके इनर मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्स 1 में, FMN में ये एंटर किया। तो जब ये एंटर करेंगे उसी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, आपके 2 प्रोटॉन्स जो हैं H+, ये क्या करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे बाहर। और इसी टाइम में क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कॉम्प्लेक्स 1 में फिर ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ होगा।
अब इसके बाद फिर से ये सेकेंड, अब ये एंटर कर लेंगे आपके सेकेंड कॉम्प्लेक्स में। ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स मेनली क्या रहता है आपके FeDH2 के लिए होता है, और जो बाकी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 है ये आपके NaDH2 के लिए होता है। तो समटाइम्स ये यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको स्किप भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर FeDH2 के लिए ये प्रोसेस होता है, तो इसको यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एंटर कर लेगा कॉम्प्लेक्स 2 में, जो कि आपका FeDH2 का जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उससे ये हो रहा है। तो FeDH2 का जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वो आपका इसमें चले जाएगा यूबिक्विनिन H2 और यूबिक्विनिन में चले जाएगा। फिर यहाँ पर से भी एनर्जी रिलीज़ हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 से। फिर वो एंटर कर लेगा आपके कॉम्प्लेक्स 3 में, तो यहाँ आपका साइटोक्रोम B में एंटर करेगा। फिर ये साइटोक्रोम B से एंटर करने के बाद ये आपका आ जाएगा FeS में एंटर कर लेगा। FeS के बाद फिर ये आपका एंटर करेगा ये यूबिक्विनिन Q में। फिर ये एंटर करके आपका यूबिक्विनिन से जाके ये आ जाएगा आपके सीधा थर्ड कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स में ये आपका यही है UKH2 में चले जाएगा, यूबिक्विनिन H2 में चले जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। फिर यहाँ पर भी एनर्जी आपके रिलीज़ होंगे। फिर जो लास्ट रहता है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1 से एंटर करके साइटोक्रोम C में जाएगा, साइटोक्रोम फिर A और साइटोक्रोम 3 में जाएगा। तो ये जो लास्ट कॉम्प्लेक्स रहता है कॉम्प्लेक्स 4 रहता है, यहाँ पर ये कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर जो आपके रिलीज़ होंगे एनर्जी वो उसमें से क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑक्सीजन इसमें रिलीज़ हो जाएगा, और जो ये मैट्रिक्स में इसमें जो प्रोटॉन प्रेजेंट है H+ प्रेजेंट है, वो H+ इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ये वाटर का वाटर का ये फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि इसका मेन इंटेंशन था यहाँ पर भी वाटर का फॉर्मेशन करना और ATP का फॉर्मेशन करना। तो ये यहाँ पर ऐसा हुआ स्टेप बाय स्टेप ही कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करके यहाँ पर ये ऑक्सीजन H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर लिया H2O का। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब हमको देखना सिर्फ यहाँ पर ये एनर्जी हुए, यहाँ पर अब क्या है पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज़्यादा भर गए हैं, इसका क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर जो ये ज़्यादा हो गया है यहाँ पर एनर्जी, अब ये एनर्जी बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन करना है, तो एनर्जी अब इनको बाहर निकलना है और ATP का फॉर्मेशन करना है। तो वो जो ATP का फॉर्मेशन होता है मेनली वो आपका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये होता है आपका कि ये आपके जो मेनली रहते हैं, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये एक छोटा सा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मान लीजिए ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका जो सिस्टर्नी या सिस्टा जो रहता है फिंगर लेग प्रोजेक्शन वो है। तो यहाँ से ये जो आपका हम देख रहे थे कि इनर मेम्ब्रेन में ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ये यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुए H+ यहाँ पर H+ यहाँ आयन आ गए, यहाँ पूरे इस मेम्ब्रेन में भरे हुए हैं। अब ये क्या है, हमको पता है कि आपके जो ये रहते हैं सिस्टा रहता है या जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन रहता है उसमें F0 और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो F1 और F0 पार्टिकल है यही क्या रहता है, जो H+ रहता है वो उसका यही गेट है, मेनली क्या है यही इसका एंट्रेंस गेट या बाहर निकलने का यही एक गेट रहता है, जिससे ये जो एनर्जी H+ है वो बाहर निकल पाते हैं। तो ये जो इस मेम्ब्रेन में ये भरा हुआ है एनर्जी, अब ये यहाँ से निकलेगा आपका F0 पार्टिकल में जाएगा, F0 पार्टिकल के बाद ये एंटर करेगा आपका F1 में, जहाँ पर ADP और इसमें एक फॉस्फो इनऑर्गेनिक ग्रुप अटैच होगा, और अटैच होकर यहाँ पर फिर आपका ATP का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ये लगातार चलते जाएगा और ऐसे ATP का फॉर्मेशन होते जाएगा, और ATP का फॉर्मेशन होगा आपका ATPase एंजाइम की हेल्प से। फिर ये प्रोसेस लगातार ऐसे होते रहता है और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन कंटिन्यूस होते रहता है। तो इसमें हम मेनली ये देखें कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन हम फॉर्म किए वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करता है 1 by 1 और चारों कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। तो जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये जो सबसे पहले रहता है NaDH2 का कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 को क्रॉस करता है, और कॉम्प्लेक्स 2 जो रहता है वो आपका FeDH2 के लिए रहता है। तो आप इस प्रोसेस को एक कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 का भी अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 का भी अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, आपका जो वहाँ से एनर्जी है जो यहाँ स्टोर हुए हैं
H+ आयन वो कैसे आपके ATP में चेंज होते हैं, वो आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये होता है। तो ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये है, यहाँ तक आपके रेस्पिरेशन के पूरी जितने भी स्टेप्स थे वो कंप्लीट हुए। अब इसके बाद मेनली हमको नेक्स्ट वीडियो में ये देखना है कि ये कितने एनर्जी शीट देखना है मेनली, कि कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ, कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट आपका रेस्पिरेशन के स्टेप्स है। थैंक यू।